नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि उन्हें उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की पेशकश की थी। वहीं देवेंद्र फडणवीस के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस लोगों के बीच सनसनी और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे ने उनसे संपर्क किया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हाँ, मुझसे संपर्क किया गया था, लेकिन मैंने जवाब दिया कि हम आगे बढ़ गए हैं। मुझसे कहा गया था कि जो हो गया सो हो गया, अब आप मुख्यमंत्री बनिए। मैंने स्पष्ट कर दिया कि वो क्षण बीत चुका है। मैं विश्वासघात करने वालों में से नहीं हूं। अब ये लोग हमारे साथ आए थे और अब हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। जब उन्होंने बगावत की है और हमसे हाथ मिलाया है तो हम उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। ये हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने मना कर दिया। शनिवार को संजय राउत ने इस बात से इनकार नहीं किया कि देवेंद्र फडणवीस के साथ संचार हुआ था। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे तब मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के नेता थे। जब दो नेता संवाद करते हैं तो क्या गलत है? उन्होंने फडणवीस से बात की होगी। ये पूछे जाने पर कि क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की पेशकश की गई थी, संजय राउत ने कहा, फडणवीस सनसनी पैदा करने और लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में लोग अपने अपने स्टैंड पर चर्चा करते हैं। जब दो नेता संवाद करते हैं और कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो चर्चा को सनसनीखेज बनाने का क्या मतलब है? इस बीच एनसीपी नेता अजीत पवार ने शुक्रवार शाम पिंपरी चिंचवाड़ में कहा कि एनसीपी कांग्रेस ने कभी भी शिवसेना को गिराने की कोई कोशिश नहीं की, जैसा कि भाजपा करती रही है। उन्होंने कहा, हर कोई जानता है कि सूरत और गुवाहाटी में विधायकों को कौन ले गया। हर कोई जानता है कि शिवसेना को किसने तोड़ा। वास्तव में उद्धव ठाकरे ने खुद कहा कि कांग्रेस एनसीपी ने मुश्किल समय में शिवसेना की मदद की, जबकि 25 साल के अपने साथी ने शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपा है। इधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने रविवार को सनसनीखेज दावा किया। शिंदे ने एक कार्यक्रम में कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने तत्कालीन नेता विपक्ष और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता गिरीश महाजन को गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। गिरीश पर तो सख्त मकोका कानून लागू करने की भी तैयारी थी। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे ठीक पहले एकनाथ शिंदे का ये दावा काफी तूल पकड़ सकता है और इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने जनवरी में कहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार उनको गिरफ्तार करना चाहती थी। हालांकि उद्धव सरकार में गृह मंत्री रहे दिलीप वलसे पाटिल ने फडणवीस के दावे को गलत बताया था। अब एकनाथ शिंदे ने कहा है कि फडणवीस और गिरीश महाजन को गिरफ्तार करने की योजना के वो खुद साक्षी हैं। एकनाथ शिंदे ने कार्यक्रम में कहा कि पूरी योजना का मैं गवाह हूं। मैंने तब ऐसा होने से रोकने के लिए कुछ कहा था, लेकिन मैं अब उस बात को यहां दोहरा नहीं सकता। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि मैंने बाद में उद्धव की सरकार ही गिरा दी और उनको घर बैठा दिया है। शिंदे ने कहा कि फडणवीस और महाजन को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र में बीजेपी को पीछे धकेलने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि इस साजिश में कौन शामिल था। जरूरत पड़ी तो उस मामले की जांच भी कराऊंगा। ये पूछे जाने पर कि साजिश में शामिल लोगों पर वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, तो ऐसे में लोगों को सत्ता से बेदखल करना ही मैं काफी समझता हूं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे सरकार में देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग है, जबकि गिरीश महाजन चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान विभाग में मंत्री हैं। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के खुलासे के बाद आज महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा मच सकता है। अगर शिंदे सरकार ने फडणवीस और महाजन को गिरफ्तार करने की साजिश का खुलासा करने के लिए जांच बिठाई तो इससे उद्धव खेमे के साथ ही एनसीपी और कांग्रेस की दिक्कत भी बढ़ सकती है। तो अब उपचुनाव और आने वाले बीएमसी चुनाव पास आ गए हैं। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। विपक्ष, पक्ष और भी पार्टियों की तरफ से लगातार हंगामा जारी है। इसी खास पेशकश में हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका उनसे परिचय करवा देती हूं। राजेश सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुन्ना खान, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और मुकलेश शेख, नेता
एनसीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, सबसे पहले आपसे सवाल, आप पर बड़े आरोप लगे हैं, आप पर सवाल उठाया जा रहा है शिवसेना की तरफ से और बाकी की जो पार्टियां उनके साथ गठबंधन में थी उनकी तरफ से, कि आपने उद्धव ठाकरे की विरासत, उनके पिता की विरासत को छीन लिया, उनकी मेहनत को छीन लिया, जब बात आगे काम करने की आई तो उनके लोगों को भी छीन लिया, चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। अगर आपसे और भी बातों को किया जाए, बड़े बड़े आरोप, आप शब्द की अगर बात करूं तो गद्दार कहा गया, धोखेबाज कहा गया आपको, इन सब अगर बातों को एक साथ रखा जाए तो आप इसका क्या जवाब देंगे आज? राजेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, हाँ बताइए। देखिए वक्ता जी, कि ये लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र से चलता है, कोई राजतंत्र नहीं है। और कोई परिवार से पार्टी नहीं चलेगी कि हमने पार्टी छीन लिया, हमने उनका सत्ता छीन लिया। अरे ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो जो संवैधानिक व्यवस्थाएं होती है, चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा या जो बाकी माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है जो निर्णय लेगा वही मान्य होगा ना। इसमें हम कोई परिवारवादी पार्टी बना करके कोई राज्य सत्ता थोड़ी स्थापित कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है, एक बात। इनको तो इस पे प्रश्न ही नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो अभी आया कि अभी देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर ये लोग जो जेल भेजने वाले थे, देखिए वक्ता जी क्या है कि पिछली सरकार जो कांग्रेस और एनसीपी की चल रही थी, तो उसमें इतने भ्रष्टाचार हुए थे। आपको ये मालूम है कि छगन भुजबल जी मिड डे मील में कितना बड़ा घोटाला हुआ था, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। पूरा का पूरा परिवार छगन भुजबल जी का भ्रष्टाचार में लिप्त था। अच्छा ठीक है। दूसरी बात है कि अनिल देशमुख आज भी जेल में है। वो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार वो वसूली करवाते थे। सब ये सब पूरे महाराष्ट्र की जनता जानती है और आप भी जानते हैं और पूरा मीडिया भी जानता है। चलिए राजेश जी, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपया वसूली के लिए जी किस प्रकार से एक पुलिस अधिकारी से मिलकर के इन्होंने पूरा वो गैंग चला रहे थे। चलिए राजेश जी, मान लेते दाऊद इब्राहिम मान लेते हैं, लेकिन अब ये बात तो चलिए लोकतंत्र की, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में रहकर जो भी लिया जाएगा फैसला उसका सम्मान है, मान लेते हैं लोकतंत्र की बात है। लेकिन अब उपचुनाव आने वाले हैं, ऐसे में एक सवाल और भी उठता है कि कस्बा सीट पर बीजेपी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए, अपने साथ करने के लिए, चिंचवाड़ा भी सीट की बात कर रही हूँ मैं, दोनों जगह उपचुनाव हो रहे हैं, होने थे और हो गए, इसमें आपने भारी मात्रा में पैसा लुटाया है लोगों को अपने फेवर में करने के लिए। कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से ये भी बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है। नहीं, देखिए वक्ता जी, ये लोग तो आरोप लगाते ही रहेंगे, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी रहे हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, मैं तो आपको प्रूफ दे रहा हूँ ना। ये तो केवल आरोप लगाते हैं, मैं तो आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि अभी इनके जो मंत्री हैं, अभी नवाब मलिक जी कहाँ है इस समय? ड्रग्स का जो सिंडिकेट चलाते थे और उसमें पूरा जो उनका पूरा बॉलीवुड था, उनके ऊपर भी किस प्रकार से गाज गिरी, किस प्रकार से जांच हुई। अरे भाई पूरी हमारे गलत बात कर रहे हैं आप, अपनी बारी में आप बोलिए। नारायण राणे पे कार्रवाई करें आप। आपके साथ प्रताप सरनायक भागे हैं, अरे वक्ता जी हमको अपनी बात पूरी रखने दीजिए। कहाँ ले जा रहा है तो ये मुद्दा क्या है, ये बातें कर रहे हैं। देखिए फिर महाराष्ट्र की जनता ने इसी भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करते हुए उन्होंने शिवसेना भाजपा की सरकार को चुना। और बाद में क्या हुआ कि वही उद्धव जी जाकर के कांग्रेस के गोद में बैठ गए। जिस भ्रष्टाचार के लिए महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना करके लेकर आए थे सत्ता में, ये फिर उसी भ्रष्टाचारियों के गोद में जाकर के बैठ गए। तो जब गोद में जाकर के बैठ गए तो इन्होंने फिर बंदरबाट और लूटपाट शुरू किया। जब लूटपाट शुरू किया वक्ता जी, तो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी बार बार इस मुद्दे को उठाते थे। बार बार ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो बार बार लाते थे, बार बार उठाते थे कि ये सिंडिकेट चल रहा है भ्रष्टाचारियों का। तो ये एनसीपी सोनिया जी के कहने पे प्रफुल्ल पटेल जी जो थे और ये उद्धव जी के कंधे पे बंदूक रख करके उन्होंने कहा कि भाई इनको किसी प्रकार फंसाया जाए, इनको जेल में डाला जाए।
राजेश जी, जेल में डाला जाए उनको। जी बिल्कुल। तो वक्ता जी आप क्या कर रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं किस बारे में बातें कर रहे हैं, वो कौन सा टॉपिक पे हम बैठे हैं? जी बिल्कुल राजेश जी, मुद्दे से ना भटके, यहाँ बात आरोपों को प्रत्यारोपों को लेकर की जा रही है। सारे भागे घोटाला करके और धो लिए, गंगा नहा लिए, अरे अब वो बातें को कर रहे हैं। मुद्दे की बात वक्ता तो जी कर रहा क्या हूँ, क्या है? ये लोग अरे आरोप लगा रहे हैं मुकेश जी ना, सुनिए, कौन तो से विषय आपके पे पास बात भी करने बैठे आऊंगी आप? मैं, आपके पास भी आऊंगी, आप तो ये भी बात बात करें, करेंगी। विषय पे बात करें ना, विषय में भाई बात हम करें। अब देखिए क्या अरे होता मुद्दे पे है बात करें कि भाई जब साहब। चोरी पकड़ी जाती है और हम जब उजागर करते हैं तो इनके अंदर खलबली अरे मचती है, 26 आमदार तो को लोग लेके जो इनकी भागे, बात सबको करते नोटिस दिया हैं। अरे था भाई ईडी ने। आपने जो कर्म और किया है सीबीआई सबकी उसको मैं सिंगल बता रहा सर्टिफिकेट हूँ, सीबीआई जब मैं बता रहा हूँ एक-एक तो करके, आप एक-एक क्यों करके, बता रही है? एक मिनट सर, एक मिनट राजेश जी। जी मुकेश जी कहिए। देखिए ये मुद्दा क्या है, मुद्दे पे बात करना चाहिए। बिल्कुल। टाइम वेस्ट करके ना मुझे बोलने दे ना मैं इनको हाँ, मैं बोलने दूंगा। जी कहिए। मुद्दे की बातें है, आज की बातें क्या है उस पर चर्चा करना चाहिए। एक बुद्धिजीवी बैठे हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो अनब शनब बातों को, हम गुवाहाटी के 50 कोचे की बातों को नहीं कर रहे। हम ये नहीं कर रहे कि 26 आमदार दागी भागे थे, नहा धो के जाके वॉशिंग पाउडर में धो लिए, हमने ये नहीं कहा है। मेरा मुद्दा ये है कि मोदी जी बेलगांव में आ रहे हैं, क्या मराठी में भाषण करेंगे क्या मोदी जी जो आज किसानों की जो हालत है उस पर कुछ बोलेंगे क्या? अरे भाई मुद्दा आप देंगे कि मुद्दा चैनल वक्ता जी देगी? प्रश्न नहीं वक्ता जी नहीं, करेंगे कि आपके मैं पास चैनल कैसी बात वक्ता से मांग कर रहा हूँ, चैनल वक्ता से मांग कर रहा हूँ, मैं आपसे मांग कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए ना। मैं तो वक्ता जी जो कहेंगे मैं उस पर जवाब दूंगा ना। नहीं, आप आप जवाब जमाने से बातें थोड़ी कर रहे हैं। आप मुद्दे से मत भटकिए, मैं पूछ रही हूँ कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आखिर ये कब तक चलती रहेगी? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, एनसीपी की तरफ से राजेश जी आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपका जवाब है कि एनसीपी आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार की राजनीति कर रही है। हर तरफ से एक ही सवाल का जवाब भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। एनसीपी पे ये भी आरोप बार बार लगाया जा रहा है राजेश जी कि अगर जब आपको अपनी सत्ता जाती दिखती है, जैसे कि उपचुनाव 2 सीटों पर हुए, चिंचवाड़ा में हुए और कस्बा सीट पर हुए, उस पे से आपको जब अपनी आश्वस्तता खोती हुई दिख रही है तो आप चिढ़ की वजह से ऐसे काम कर रहे हैं। नागपुर में क्या हो गया? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ ना वक्ता जी, तो ये जवाब भी तो नहीं ले रहे हैं ना। जी बिल्कुल जवाब ले रहे हैं, कहिए, लेकिन मुद्दे से मत भटकिए। भ्रष्टाचार की बात यहाँ नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है कि महाराष्ट्र में आखिर ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है इस पर ब्रेक कब लगेगा? सत्र शुरू होने जा रहा है, इसका असर उसमें भी विपक्ष और पक्ष का देखने को मिलेगा। जनता के मुद्दे डिस्कस होंगे नहीं। नहीं वक्ता जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी जिस चीज को बार बार उठाते थे, चाहे वो विधानसभा हो चाहे महाराष्ट्र की जनता के बीच में हो, जब उस चीज को लाते थे, इनकी जो कारगुजारी थी और इन्होंने जो देश के खून पसीने का पैसा लूटा, तो उसी पे तो मैं आ रहा हूँ ना वक्ता जी। तो उसको देवेंद्र फडणवीस जी बार बार उठाते थे, तो उनके खिलाफ ये षड्यंत्र इन्होंने किया। षड्यंत्र करके उन्होंने कहा किसी प्रकार देवेंद्र फडणवीस जी को फंसाया जाए, उनको जेल में भेजा जाए, जिससे हमारा जो ये भ्रष्टाचार का जो पेड़ है वो वृक्ष बन जाए। तो मैं उसी बात को तो कर रहा हूँ वक्ता जी, तो उसी बात को मैं बार बार कर रहा हूँ। और देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे सरकार बनाई हमारे एनसीपी के साथ, कितने लालची आपको पता है। फिर उसके बाद शिंदे साहब को भगा के भगोड़ा बना के सरकार में डिप्टी सीएम बने। क्या बात कर रहे हैं आप? मुद्दे पे आज बात नहीं कर रहे साहब। संजय जी, आप शिवसेना की बात अगर की जाए तो बार बार ये आरोप लगते रहे कि शिवसेना को गिराने की बीजेपी ने साजिश की है, लेकिन बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती रही है कि एनसीपी और कांग्रेस ने पूरी तरीके से गठजोड़ करके शिवसेना को गिराने की कोशिश की है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। मैं तो कोई नहीं लगा रहा हूँ। मैं जो आपका जो ज्ञान, हमारे जो प्रवक्ता है राजेश सिंह का ज्ञान अधूरा मैं दे दूं ज्ञान। एनसीपी से 80 घंटे सरकार बनाई थी। हाँ। और अभी देवेंद्र फडणवीस का आया कि साहब शरद पवार जी ने कहा था सरकार बना लूं, उसमें नवाब मलिक उस विधायकी में नहीं थे क्या? अनिल देशमुख जी उस विधायकी में नहीं थे क्या? या जो आज विधायक जो आप कहते हैं एनसीपी कांग्रेस हमारी सरकार गिराई, अगर हमारे विधायक टूटे ना होते तो क्या एनसीपी सरकार तोड़ दिए क्या? या एनसीपी पार्टी में चले गए या कांग्रेस पार्टी में चले गए? अरे जो तोड़े हैं वो जो देवेंद्र फडणवीस तोड़े हैं, जो उप मुख्यमंत्री है, और तोड़ा जो संवैधानिक सरकार बनाई है, जिसका माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी अंधेरी की चुनाव हुआ, अभी 5 मंत्री चुनाव हुआ, क्या स्थिति रही आपकी? और आप अभी खुद बता रही हैं कि हम लोग आरोप लगाया है कि सब पैसे बांटने जा रहे थे और पैसे बांटे गए हैं।
तो पैसे बांट के आप चुनाव जीतना चाह रहे हैं, संभव नहीं आज की डेट में। अभी 2 चुनाव हुए, रिजल्ट सामने आ जाएगा, इसको मालूम चल जाएगा। तो आज जितने लोगों पे भारतीय जनता पार्टी लोगों ने आरोप लगाया था ना, चाहे शिंदे जी हो, चाहे भावना गांधी हो, चाहे कोई भी नेता, जो नेता इनके संग गए हैं, पहले विधायक गए हैं, उसमें 25 से 30 लोगों पर आरोप लगाने वाली इनकी पार्टी है। तो वो इनके पास गए, उनके ईडी के मामले खत्म हो गए, सीबीआई के मामले खत्म हो गए, आईटी के मामले खत्म हो गए। अभी आप कभी मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने की बात चल रही है, या गिरफ्तार कर लिया होगा। तो अडानी ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि LIC डूब रही है, SBI डूब रही है, तो क्या अडानी जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भाई हम चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कह देते हैं, तो मित्रों के लिए ये तक और विपक्षों के लिए ये तक, तो ऐसी सरकारें नहीं चलती हैं। आप खाना सही से चलाइए जिसका, मैं तो कह रहा हूँ भाई अडानी जी का जो पैसा डूब रहा है, जिसकी वजह LIC डूब रही है, SBI डूब रही है, और हमारे भोले वाले नारी जिन्होंने लगाया था वो डूब रहे हैं, तो उनको दिवालिया घोषित नहीं करना चाहिए क्या? माननीय केंद्र सरकार को उनको दिवालिया घोषित करके उनकी संपत्तियों को जब्त नहीं करना चाहिए। कम से कम जो बची है उससे लोगों को भला हो जाए, उससे LIC भी पैसा मिल जाए, SBI में पैसा मिल जाए। तो जो दोहरी मानसिकता करके काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोहरी मानसिकता जो कार्य किया जा रहा है ये देश के लिए घातक है। और जैसे इसलिए कंपनी थी, उसने धीरे धीरे काम किया था, आज क्या हमको चलता लड़ना पड़ा उनसे। ठीक है संजय जी, वो भी तो व्यापार करने, ठीक है मुकेश जी, भाई वो भी व्यापार करने आए थे, वो व्यापार करने आए थे, उन्होंने पूरा देश कब्जा कर लिया। ठीक है। तो ये जो स्थितियां चल रही है, आज किसान अभी मरे किसान में, आप जी मीडिया संजय जी जवाब ले लेते हैं मुकेश जी से भी। जी मुकेश जी, आरोप है कि शिवसेना को गिराने का कांग्रेस और एनसीपी ने बखूबी काम किया है। जी ये जग जाहिर है किसने गिराने का काम किया, किसने बचाने का काम किया। आदरणीय शरद पवार साहब हमारे जो लीडर है, राष्ट्रीय लीडर, उन्होंने और कांग्रेस पार्टी के सोनिया जी गांधी के पूरे ताकत उद्धव साहब ठाकरे के साथ है, आज भी है, कल भी रहेगा। क्योंकि हम जिसके साथ वफादारी करते तो दिल से करते, और हम उसके जब विचार हमारी एक हो, जब उद्धव साहब ठाकरे आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ सारे चीजों को 40 विधायक भी ले लिए, चिन्ह भी ले लिए, और उसके बाद सारे चीजों को इनका खत्म करने का, जैसे कि वो हिंदुस्तान में है ही नहीं, इस तरह बदला ले रहा है। मराठों से लड़ रहा है, दलित से लड़ रहा है, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने का काम है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उद्धव ठाकरे के साथ हम सब है, और हमारी जो पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष है अजित दादा पवार साहब हो, जयंत पाटिल साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष, और हमारे सारे लीडर उनके साथ है। जब सरकार बना थी हमारे 80 घंटे की सरकार एनसीपी के साथ, अजित दादा पवार के साथ तभी ये भाई साहब बीजेपी वाले को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे भाई को, कि उस टाइम भी विधायक जो जेल गए वो उन्हीं के, हमारे एनसीपी के विधायक थे, तभी आपको चलता था। आज भ्रष्टाचारी की बात आप ना करें, आपको सबको पता है देश को किस तरह आपने शिंदे जी को हाईजेक कर डरा धमका कर 26 आमदार को नोटिस देकर ईडी हम लोगों को अंदर डलवा कर कोटा, और हमारे जितेंद्र और पे केस बनवा रहा है, झूठी केस बनवा रहा है, डरा रहा है, और भी विधायक टूट के हमारे तरफ आ जाओ। ये तानाशाही की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महंगाई पे, पेट्रोल पे ध्यान नहीं देंगे, ये सिर्फ झगड़ा, और तू मुझे गाली दे मैं तुझे गाली दूं, इसी तरह के टेलीविजन में इनके प्रवक्ता को देखने मिलता है। हर टाइम आप देखिए सुबह उठ के बयानबाजी चालू रहता है। यही मेरा कहना है, मैं निषेध करता हूँ ऐसे सरकार का। मुन्ना खान जी जवाब। अभी महाराष्ट्र की जनता ने देखा और देश की जनता ने, एक कहावत है छोटी सी कि चोर बोले जोर से, तो आज देश की जनता देख रही कि चोर कौन है, किस तरीके से शिवसेना के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया गया, चाहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या दिल्ली में बैठे शाह और शहनशाह की जोड़ी हो, किस तरीके से स्वर्गीय बाला साहब के आत्मा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, सिर्फ एक सत्ता के लोगों से। तो सत्ता के लालची लोग हैं ये लोग, तो देश के भी दलाल है, दल के भी दलाल है और दिल के भी दलाल है। ठीक है, लेकिन एक तो इनको हक नहीं है किसी पे आरोप लगाने का कि उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। देश देख रहा है किसने किसको तोड़ा है, किसने किसको मरोड़ा है, किसने किसको निचोड़ा है। आज जिस तरीके से देश में तानाशाह के द्वारा किसी दल को या किसी सरकार को गिराने का काम, चाहे धन या बल के द्वारा या ईडी या सीबीआई के द्वारा हो रहा है, ये देश देख रहा है। इसका जवाब 2023 में और 2024 में पूरे देश की जनता देने जा रही है।
तो ये झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है। दूसरा जो अहम सवाल है इसका ये है कि अभी बजट पेश होने हैं महाराष्ट्र में, तो कहीं ना कहीं बजट को उलझाने की ये साजिश बीजेपी सरकार के द्वारा और शिंदे गुट के द्वारा की जा रही है। ठीक है, शिंदे गुट की ओर से की जा रही है, लेकिन उन्होंने तो आपको कल चाय पार्टी पे बुलाया था, चाय पे चर्चा करनी थी, उनको लोकायुक्त बिल लाना था, आपने जाने से इनकार क्यों किया? वो तो ये भी कह रहे हैं विपक्ष से हमारी ये उम्मीद है कि वो हमारा साथ दें, जो हम बिल पास करना चाह रहे हैं उसमें हमारा साथ दें, आपने क्यों साथ नहीं दिया? नहीं, विपक्ष साथ देगा, विपक्ष के साथ बर्ताव करे, विपक्ष के साथ इन्होंने बर्ताव नहीं किया। हाँ। अभी वो तीनों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना कोई अलग नहीं है। हम अभी शिवसेना के साथ पुरजोर कोशिश से खड़े हैं। कोई किसी में कोई मनभेद नहीं है। आपको किसी एक दल से बात करके सहमति नहीं बनेगी, तीनों दल को बुलाना होगा, उसके बाद बात सहमति बनेगी। और आप ये फूट डालो राज करोगी, जो राजनीति कर रहे हो महाराष्ट्र में, ये नहीं चलेगी। महाराष्ट्र की जनता देख रही है और ये जनता 2023 और 2024 में लट के साथ जवाब देगी आपको। इंतजार कीजिए, 2024 बहुत ही नजदीक है। मुकेश जी वो आपको बुलाया था सत्र के लिए, सत्र में कहा है कि सत्र शुरू होने वाला है, जनता के हित के लिए बात करनी है, लोकायुक्त का बिल पास करवाना है, उसमें हमारा साथ दें, आप लोग क्यों नहीं पहुंचे? एक तरफ बुलाते हैं, दूसरी तरफ हमारे खिलाफ कुछ न कुछ बयानबाजी करते हैं। क्योंकि बयानबाजी तो हर तरफ से चल रही है, बयानबाजी की बात की जाए। वक्ता जी, हम विपक्ष के अंदर हमारी जो है ना ये एनसीपी पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ा विपक्ष में है। हमारी एनसीपी ग्रुप जो हमारे विधायक सबसे ज्यादा है, तो वो उनको डर है हमारे से, कहीं ना कहीं जो चाहते कि इनको चाय पिलाए, बात करे, लोगों के अंदर वीडियो वायरल करके एक झूठ बोल के लोगों के नजर पे हमें जो है एक प्रचार बदनाम करने की साजिश करता है। उनकी चाय भी हमारे लिए ना कभी कभी जहर हो जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप में राजनीति करते हैं, एक दूसरे की बातें को हम रखते हैं, लेकिन बात ये है चाय पे बुलाने हमारे लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। वक्त की कमी है मुकेश जी। संजय जी 10 सेकंड में जवाब, क्यों नहीं पहुंचे आप? सत्र में बुलाया गया था आपको चर्चा के लिए। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट में शिवसेना जबरदस्ती लेने से नहीं चली जाएगी। हाँ। जो माननीय उद्धव ठाकरे का जो महाराष्ट्र में या पूरे देश में जो उनका प्रभुत्व है, उसको माननीय शिंदे जी खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूँ सियाल अगर तेरी खाद ओढ़ लेगा तो उससे शेर नहीं बन जाएगा वो। ये आने वाले दिनों में मालूम चल जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो संवैधानिक सरकार चल रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट निश्चित सही न्याय देगा और हम जीतेंगे। ये हमारा बिल्कुल विश्वास है। धनुष्मान और शिवसेना माननीय उद्धव ठाकरे की होगी। ये आने वाला समय आपको बताएगा इसकी, लेकिन जबरदस्ती छीनने से कोई चीज किसी को मिलती नहीं है, किसी घर उजाड़ने से राजेश जी हंसता नहीं है। राजेश जी 10 सेकंड में जवाब पूरा कीजिए कि वो खुद उजाड़ जाए जी। वो खुद उजाड़ जाए। जवाब देने दीजिए ना, हमको जवाब देने दीजिए। हाँ 10 देखिए सेकंड बस। वक्ता जी, अभी आपने एक प्रश्न किया कि जब बुलाए तो क्यों नहीं गए। इन लोगों को जनता के मुद्दे से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इनको तो केवल अपने भ्रष्टाचार पे लिपापोती करना है। संजय राउत के और ये शरद पवार जी, एनसीपी, कांग्रेस मिल करके उद्धव ठाकरे के साथ षड्यंत्र किया इन्होंने। पत्राचार घोटाले में 950 करोड़ रुपए का घोटाला किया, उसी को बचाने के लिए शिवसेना को तोड़ा गया। में सारी पार्टियां लगी हुई हैं। फिलहाल सभी मेहमानों का खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है। अब बजट सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में दोनों पक्ष जनता के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देंगे या अपनी आपसी रस्साकसी को ज्यादा फोकस में रखेंगे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।